नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टीचिंग विंडो में और मैं हूं राहुल हुसैन। आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और पिछली क्लास में हम लोगों ने जीन पियाजे का जो कॉग्निशन प्रोसेस है उसके बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था स्कीमा को, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, एडेप्टेशन, ये सारे प्रोसेस को, इक्विलिब्रेशन, ये सारे प्रोसेस को हम लोगों ने पढ़ा था। उससे पहले की क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हम लोग वाइगोस्की को पढ़ चुके हैं। आप में से कोई अगर वाइगोस्की इन लोगों को नहीं पढ़ा है, अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को नहीं पढ़ा है तो पहले पढ़ लीजिए। ये वीडियो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और आज जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके संपर्क में जो लोग भी हों वो इसे सब्सक्राइब करें, उसे देखें। और जिससे कि जाहिर है कि अगर किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी वो कर रहे हैं तो उन्हें फ़ायदा मिल सके इस चीज़ से। तो चलिए बिना बहुत ज़्यादा भूमिका के हम शुरू करते हैं, हम पढ़ना शुरू करते हैं ना। आज जो है हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ेंगे जीन पियाजे के द्वारा दिए गए। इसमें से खास करके हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज स्टेज, है ना, कि 4 स्टेज जो इन्होंने दिए हैं वो 4 स्टेज कौन कौन से हैं, है ना। 4 स्टेज कौन कौन से हैं ये हम लोग आज पढ़ेंगे और चारों स्टेज को हम विश्लेषणात्मक तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। तो पहला स्टेज जो है वो है सेंसरी मोटर स्टेज, है ना। पहला स्टेज जो है वो सेंसरी मोटर स्टेज है, जिसको हिंदी में संवेदी पेशीय अवस्था भी कहते हैं, है ना। जिसका एज जो है वो 18 से 24 महीने का होता है, या इसको 0 से 2 साल आपको कई जगह लिखा हुआ मिल जाएगा कि 0 से 2 साल इसका एज ग्रुप है। किसका भाई? सेंसरी मोटर और या संवेदी पेशीय अवस्था का। और इसका गोल क्या है? ऑब्जेक्ट परमानेंस, है ना, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं? वस्तु अस्थायित्व, वस्तु अस्थायित्व, है ना। दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसका एज ग्रुप है जो 2 से 7 साल का, है ना। इसका गोल क्या है? सिंबॉलिक थॉट, है ना। सिंबॉलिक थॉट जो है इसमें बच्चा करना शुरू कर देता है, सिंबॉलिक तरीके से विचार करना, सोचना शुरू कर देता है इस अवस्था में बच्चा। तीसरा स्टेज आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, जिसको हिंदी में स्थूल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, है ना। जिसको 7 से 11 वर्ष जिसका एज ग्रुप है और इसमें लॉजिकल थिंकिंग बच्चे का शुरू हो जाता है। चौथा और आखिरी है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, है ना। और इसका जो एज ग्रुप है वो एडोलेसेंस टू एडल्टहुड है, या इसको कहीं कहीं आप देख सकते हैं 12 साल से, है ना, 12 साल से जो शुरू हो जाता है ये आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। और इसमें बच्चा साइंटिफिक रीजनिंग जो है, साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को, जो भी चीज़ें सीखता है उसको प्लान्ड तरीके से, अपने लॉजिक को बहुत ही प्लानिंग में जो है इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। इसीलिए इसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी कहा गया है। फॉर्मल से यहाँ पे क्या तात्पर्य है? प्लानिंग का। और जो ऑपरेशन से क्या तात्पर्य है? ऑपरेशन का अर्थ यहाँ पे है आपका कि बच्चा जो है लॉजिकल थिंकिंग करना शुरू कर देता है ना। तो लॉजिकल थिंकिंग को प्लानिंग के साथ करना शुरू कर देता है इस अवस्था में बच्चा। हम विशेष तौर पे पढ़ेंगे, विश्लेषणात्मक तरीके से पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो 4 स्टेजेज है आपका, है ना। बर्थ टू 2 ईयर जो है आपका सेंसरी मोटर स्टेज है। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल का है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 साल का है। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है 11 साल या 12 साल से आगे का है ना। एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग। सेंसरी मोटर स्टेज है पहला हमारा, है ना। पहला सेंसरी मोटर स्टेज, इसका नाम से ही देखिए मामला आधा क्लियर है ना। सेंसरी मतलब सेंसेस, है ना, और मोटर, सेंसरी मोटर, सेंस और मोटर, अर्थात ये कि बच्चा जो है सेंस के माध्यम से सीखता है और गतिक कौशल के माध्यम से बच्चा सीखता है ना।
मोटर से आप यहाँ से याद कर सकते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट वाला चैप्टर याद कीजिए। वहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल वो होता है जब बच्चा अपने बड़े मांसपेशियों पर संतुलन पा लेता है, बड़े मांसपेशियों का प्रयोग करता है, संतुलन पा लेता है, तो वो ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत आता है। और फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत वो आता है जब बच्चा जो है अपने छोटे छोटे मांसपेशियों पर संतुलन पा लेता है, काबू पा लेता है और उसका प्रयोग करने लगता है, तो उसको हम फाइन मोटर स्किल कहते हैं। ठीक है, तो इस अवस्था में, सेंसरी मोटर स्टेज में, संवेदी पेशी अवस्था में बच्चा सेंस के माध्यम से और गतिक क्रिया के माध्यम से चीज़ों को सीखता है ना, अपने ज्ञान का विकास करता है, ज्ञानात्मक विकास करता है। इसमें क्या है कि द न्यू बॉर्न बेबी जो है डिस्कवर द वर्ल्ड थ्रू सेंसेस एंड देयर बिहेवियर मूविंग अराउंड एंड एक्सप्लोरिंग द इन्वायरमेंट, है ना, सेंसेस के माध्यम से और मूविंग अराउंड एंड एक्सप्लोरिंग इट्स इन्वायरमेंट, इसके माध्यम से जो है बच्चे का ज्ञानात्मक विकास होता है ना। दूसरा क्या है कि अ वेराइटी ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज इमर्जेस थ्रू आउट द सेंसरी मोटर पीरियड, जैसे कि ऑब्जेक्ट परसिस्टेंस या ऑब्जेक्ट परमानेंस भी कहते हैं, सेल्फ रिकॉग्निशन और डिफर्ड इमिटेशन, है ना। बच्चा जो है नकल के माध्यम से सीखता है ना, नकल के माध्यम से सीखता है। नकल के माध्यम से क्या करता है बच्चा, अपना एक यादाश्त क्रिएट करता है, मेमोरी क्रिएट करता है, मेमोरी क्रिएट करता है किसके माध्यम से, नकल के माध्यम से, इमिटेशन के माध्यम से। दूसरा क्या है, सेल्फ रिकॉग्निशन, है ना, बच्चा जो है समझ पाता है ना। इसमें और क्या है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है, ऑब्जेक्ट परसिस्टेंस की जो भावना है वो पैदा होनी शुरू हो जाती है इस अवस्था में, है ना। 8 साल का की जो जब अवस्था होती है बच्चे की, तब ऑब्जेक्ट परमानेंस पहले होता क्या है ये समझिए। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है कि जब तक जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, बच्चे के सामने रहता है, तब तक बच्चों को लगता है कि ये वस्तु जो है एग्जिस्ट कर रहा है इस दुनिया में, यहाँ पे है। उसकी आंखों के सामने से हटा दिया जाता है तो ऐसा उसको लगने लगता है कि अच्छा ये वस्तु अब यहाँ पे है ही नहीं, अस्तित्व नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है। आप लोग अपने घरों में ये देखते होंगे, है ना, कि कोई भी वस्तु जो है जब 6 महीने 7 महीने का बच्चा है तो उसके हाथ में खिलौना है और खिलौना जो है ऐसे छुपा दीजिएगा तो उसको लगेगा कि अब खिलौना एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना, और वो फिर किसी दूसरी चीज़ों में उलझ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता जाता है तो आप क्या देखेंगे कि खिलौना अगर उसे छीन के देख लीजिए, वो रोना धोना शुरू कर देगा, है ना, बहुत ज़्यादा वो ये रोना शुरू कर देगा, चिल्लाना शुरू कर देगा कि उसे उसका खिलौना दो, है ना। अर्थात अगर वो उसी खिलौने के लिए रो चिल्ला रहा है जो खिलौना उसके सामने से हटा दिया गया है, इसका मतलब ये है कि उस बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस की जो भाव है वो पैदा हो चुकी है ना। तो ये बात है। अगला है आपका ये हमने देखो पढ़ लिया। नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्स एक्शन का लगभग खत्म हो जाता है इस अवस्था में। 2 साल होते होते जो है जो रिफ्लेक्स एक्शन है खत्म हो जाए। रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है ये समझिए। ऐसा एक्शन जिसपे इंसान का काबू नहीं रहता है, जैसे पलकों का झपकना, है ना। आप जाहिर है कि आप कब पलक झपकाते हैं आपको खुद पता नहीं रहता है ना, जिसको प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन को, है ना। आप जाहिर है इस पे क्या काबू है कि पलक आप कब झपकाते हैं आपको भी नहीं पता चलता है। तो बच्चे को क्या देखेंगे, किसी भी चीज़, उसका हाथ ना तो ज़्यादा खुला रहता है, ना ही सीधा रहता है, ना ही बंद रहता है ना। उसका ऐसे ऐसे रहेगा हाथ उसका, और जैसे ही आप अपना उंगली उसके हाथों में रखिएगा वो हाथ तुरंत बंद कर देगा, है ना। तो ये बात है। तो इसी को रिफ्लेक्सेशन कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो ये रिफ्लेक्सेशन खत्म हो जाता है और फिर वो हाथों को सीधा रख पाता है ना, और तुरंत ही वो हाथों को बंद नहीं करता है उसके हाथ में कुछ आते ही। तो इस प्रकार से बात है ना। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो खत्म हो जाता है ना। छोटे छोटे शब्दों को बोलना शुरू कर देता है इस अवस्था में बच्चा, है ना। छोटे छोटे शब्दों को बोलना शुरू कर देता है ना। बबलिंग करना शुरू कर देता है, बाबा मामा पापा, है ना, आ ऐसे करके बच्चा बोलना शुरू कर देता है। वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा, स्वाद के माध्यम से ज्ञान को ग्रहण करता है ना। अर्थात सेंसेस के माध्यम से, जैसे छूना है, स्वाद लेना है ना, देखना है ना। तो ये जो आपके ज्ञानेंद्रियां हैं, अपने ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके बच्चा जो है चीज़ों को सीखता है। नेक्स्ट है क्या, परिचितों को के साथ मुस्कान के साथ स्वागत करना, तथा आप परिचितों को देखकर भय का प्रदर्शन भी करते हैं,
है ना। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज में हमने क्या क्या देखा, बच्चा सेंसस के माध्यम से और गतिक क्रिया के माध्यम से सीखता है। सेंसस में क्या हो गया, जैसे छूना हो गया, देखना हो गया, स्वाद लेना हो गया, इसके माध्यम से बच्चा सीखता है। रिफ्लेक्स एक्शन इसमें ख़त्म हो जाता है। छोटे छोटे शब्दों को बोलना बच्चा शुरू कर देता है। जो सबसे मुख्य इसका बिंदु है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का भाव जो है पैदा हो जाता है इस अवस्था में बच्चे का। ठीक है, चलिए जो दूसरा स्टेज और सबसे महत्वपूर्ण स्टेज है वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, है ना। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है इसका मुख्य है। देखिए क्या है प्री का अर्थ क्या हो गया भाई, पूर्व, है ना। और ऑपरेशनल का मतलब है लॉजिकल थिंकिंग से, लॉजिकल थिंकिंग से, है ना। लॉजिकल थिंकिंग को हम क्या कहते हैं, ऑपरेशनल कहते हैं। तो लॉजिकल थिंकिंग के पहले की जो अवस्था है उसको हम प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जिसका जो एज ग्रुप है, जो एज स्लॉट है वो 2 से 7 साल की का जो है एज माना गया है। इस एज को जो है टॉय एज भी कहते हैं, है ना। खिलौनों की आयु की अवस्था भी इसे कहा जाता है ना। शिशु जो है गिनती गिनना, रंगों को पहचानना, वस्तुओं को क्रम में रखना, हल्के भारी का ज्ञान होना इस एज में जो है हो जाता है, इस स्टेज में हो जाता है ना। परंतु जो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें है कि बच्चा जो है तर्क वितर्क नहीं कर पाता है, बच्चा तर्क वितर्क नहीं कर पाता है, इसीलिए इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं कर पाएगा बच्चा, है ना, इसलिए इसको जो है अतार्किक चिंतन भी कहते हैं। और वस्तु अस्थायित्व जो है, ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है इस अवस्था में, है ना। जो मुख्य बिंदु है इसमें कि निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगता है बच्चा, जाहिर है क्योंकि बच्चा लॉजिकल थिंकिंग नहीं करता है, लॉजिकल थिंकिंग का अभाव होता है इस अवस्था में, है ना। लॉजिकल थिंकिंग नहीं करता है बच्चा, तो इसलिए क्या करता है कि निर्जीव वस्तुओं में भी वो सजीव चिंतन करने लगता है। और इसको क्या कहते हैं, एनिमिज्म भी कहते हैं या जीववाद कहते हैं उसको, है ना। इसको दूसरे तरीके से समझिए। आप इस एज ग्रुप के बच्चे को क्या देखते होंगे कि बच्चा जो है डॉल को खाना खिलाता हुआ नजर आपको आएगा, आपको किसी भी निर्जीव वस्तु के साथ खेलता हुआ नजर आएगा, बात करता हुआ नजर आएगा, है ना। आप देखते हैं कि अगर बच्चे को किसी चीज़ से चोट लग गई है ना, तो बच्चा क्या कहता है कि उसने मुझे मारा, है ना, या इस फोन से मुझे चोट लग गई, है ना, या दीवार से चोट लग गई, दीवार को मारो, है ना। इस उम्र में बच्चा ये सब कहता नजर आता है ना। तो इसी को जो है एनिमिज्म भी कहते हैं, जीववाद कहते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे जो है निर्जीव वस्तुओं में भी सजीव चिंतन करने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अपना अनुकरणशीलता है, अनुकरणशीलता है ना। बच्चा जो है अनुकरण करके सीखता है, अनुकरण करके सीखता है, इसमें फॉलो करके सीखता है, नकल करके सीखता है इस अवस्था में बच्चा। एक नेक्स्ट क्या है हमारा शिशु अहमवादी होता है, ईगोसेंट्रिज्म जो है इसमें होता है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि ये ईगोसेंट्रिज्म जो है वो तीसरे स्टेज के ईगोसेंट्रिज्म से अलग कैसे है। दोनों में आपको ईगोसेंट्रिज्म पढ़ने को मिलेगा, है ना। तो ये जो ईगोसेंट्रिज्म है, यहाँ पे बच्चे को ये लगता है कि जिस प्रकार से वो समझ रहा है चीज़ों को, जिस प्रकार से वो देख पा रहा है चीज़ों को, जिस तरीके से वो सोच रहा है, ठीक उसी प्रकार के बाकी सारे लोग भी सोचते हैं। बच्चे को ऐसा लगता है, इसीलिए वह दूसरे को कम महत्व देता है, दूसरे लोगों को वो बहुत कम महत्व देता है बच्चा, क्योंकि ईगोसेंट्रिक होता है। उसको लगता है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा वो सोच रहा है, तो अंतर क्या है हमारे में, इसलिए वो दूसरों को कम महत्व देता है ना। जो और एक महत्वपूर्ण है वो क्या है कि इरिवर्सिबिलिटी डजंट बिगिन, है ना। इरिवर्सिबिलिटी जो है बिगिन नहीं होता है, शुरू नहीं होता है। एक जीन पियाजे ने अपने बच्चे के साथ जो एक्सपेरिमेंट किया, उसमें उन्होंने क्या किया कि अपने बच्चे को, है ना, अपने बच्चे को उन्होंने क्या किया कि एक दिन स्कूल बस से जाने के लिए मतलब स्कूल बस बच्चे का मिस करवा दिया, है ना। बहुत ज़्यादा दूर था नहीं, उनके घर से जो है स्कूल जो है बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, है ना। तो उन्होंने सोचा कि बच्चों को जो है सो वॉक करके बच्चे को हम पहुंचा देंगे। तो बच्चे को जो है उन्होंने कहा कि चलो मेरे साथ चलो, तो बच्चा चला, है ना, स्कूल पहुंच गया। अब क्या है कि पियाजे साहब ने बच्चे से पूछा कि अब तो स्कूल का रास्ता तुम्हें पता चल गया होगा,
है ना। बच्चे ने कहा कि हाँ पता है, घर से स्कूल पहुंचने का रास्ता हमें पता है ना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, घर से स्कूल पहुंचने का रास्ता अगर आपको पता है तो ठीक है, छुट्टी जब हो तो पैदल ही चले आना, स्कूल बस से मत आना। तो उसने कहा कि घर से स्कूल का रास्ता तो मुझे पता है, लेकिन स्कूल से घर का रास्ता हमें नहीं पता है ना। तो उन्होंने क्या पाया कि इस अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे के अंदर जो है इरिवर्सिबिलिटी बिगिन नहीं होता है ना। इरिवर्सिबिलिटी बिगिन नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है, सेंट्रेशन, लेक ऑफ कंजर्वेशन भी जिसको कहते हैं। कंजर्वेशन का जो है अभाव रहता है, संरक्षण की जो प्रक्रिया है उसका अभाव रहता है। इसको इस तरीके से समझिए कि एक बच्चे को कहा गया कि ये मान लो एक ग्लास ए है, ये ग्लास बी है, दोनों का कैपेसिटी जो है वो इक्वल है ना। और एक ग्लास सी है जो देखने में लंबा है लेकिन ये वाला पतला है ना, इसका जो सिरा है वो पतला है। अब क्या है कि ग्लास ए और ग्लास बी है ना, बी का पानी क्या किया गया, इसमें डाल दिया गया है ना, बी का पानी जो है इसमें डाल दिया गया। अब पूछा गया बच्चे से कि बताओ कि ए में ज़्यादा पानी है या सी में ज़्यादा पानी है, जबकि तीनों का कैपेसिटी इक्वल है, लेकिन क्योंकि सी वाला जो बॉटल है वो देखने में बड़ा लग रहा है तो बच्चा क्या कहता है इस अवस्था में कि नहीं, सी वाला जो बॉटल है उसमें पानी सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि उसको संरक्षण का जो क्षमता है उसके अंदर अभी तक विकसित नहीं हुआ है ना। ए बी सी तीन बॉटल है, तीनों का कैपेसिटी इक्वल है, ये टीचर जानता है। लेकिन टीचर ने बच्चे से क्या पूछा, टीचर ने बच्चे को क्या किया कि ए और बी दोनों इक्वल है ना। बच्चे को पता है कि ए और बी इक्वल है क्योंकि ए और बी का आकार भी सेम है, शेप साइज सब कुछ सेम है ना। एक इतना पानी रखा हुआ है। सी जो है उसका कैपेसिटी भी ए और बी के इक्वल ही है, लेकिन उसका शेप क्या है, थोड़ा लंबा है। तो क्योंकि ये देखने में लंबा है तो बच्चे को क्या लगता है कि बी वाला पानी इसमें डाल दिया गया, तो क्या फिर भी उसको क्या लगता है कि सी वाले जो बीकर में पानी ज़्यादा है। इसका मतलब ये प्रूफ होता है कि बच्चों को ये लगता है कि उसके अंदर जो है वो कंजर्वेशन का जो प्रक्रिया है, कंजर्वेशन करने की जो प्रक्रिया है, जो संरक्षण के क्षमता का अभाव है बच्चे के अंदर, कहने का मतलब ये है ना। ये चलिए नेक्स्ट है और सबसे महत्वपूर्ण है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है ना। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है ना। ऑपरेशनल का मतलब मैंने बता रखा है आपको, लॉजिकल थिंकिंग है ना, लॉजिकल थिंकिंग। और कंक्रीट का मतलब होता है स्थूल या मूर्त है ना, अर्थात ये कि जो चीज़ें सामने है ना उसके बारे में बच्चा लॉजिकल थिंकिंग करना शुरू कर देता है। जो चीज़ें सामने नहीं है ना उसको वो थिंक नहीं कर पाएगा इस अवस्था में बच्चा, लेकिन लॉजिकल थॉट जो है इस अवस्था में बच्चे का शुरू हो जाता है। द इंटेलिजेंस as is commonly understood begins to appear towards the end of the pre-operational stage around age of 6 to 7. Incidentally, this is the beginning of schooling है ना। इसमें क्या होता है ना, इसमें क्या होता है कि 3 important mental abilities develop during this period with manipulation of concrete object and events, जैसे कि कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन एंड सेरिएशन। जिस कंजर्वेशन की बात हम लोग कर रहे थे पिछले वाले स्टेज में है ना, जो डेवलप नहीं हुआ था बच्चों में है ना, बच्चा जो है शेप और साइज में कंफ्यूज हो जाता था। तो थर्ड स्टेज में आते आते बच्चे का जो कंजर्वेशन वाला जो मामला है वो क्लियर हो जाता है ना। वो समझ जाता है कि शेप अलग होने से जरूरी नहीं है कि क्वांटिटी भी डिफरेंट हो है ना। दूसरा है वर्गीकरण करना, क्लासिफिकेशन करना। बच्चा जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में चीज़ों को लगाना सीख जाता है ना। प्री ऑपरेशनल स्टेज में हमने क्या देखा था कि बच्चा जो है रंग को पहचानना शुरू कर देता है ना, रंग को पहचानना शुरू कर देता है, लेकिन क्योंकि लॉजिकल थिंकिंग नहीं है तो वह चीज़ों को क्लासिफाई नहीं कर पाता है, वर्गीकृत नहीं कर पाता
है ना। लेकिन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा जो है चीज़ों को वर्गीकृत करने लगता है, बड़े से छोटे की तरफ बढ़ना या छोटे से बड़े की तरफ बढ़ना, है ना, वो सजाना शुरू कर देता है इस प्रकार से, है ना। तो यही है। इसमें एक और बात है, इसमें जो रिवर्सिबल ससेप्टिबिलिटी है ये क्रिएट हो जाता है ना। पिछले वाले में हम लोगों ने क्या क्या देखा था कि जो इरिवर्सिबिलिटी है वो डेवलप नहीं हुआ था बच्चे में प्री ऑपरेशनल स्टेज में, है ना। लेकिन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में है जो बच्चा, इरिवर्सिबिलिटी जो है उसको पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है, डेवलप हो जाता है, क्योंकि तार्किक चिंतन करना शुरू कर देता है बच्चा, लॉजिकल थिंकिंग करना शुरू कर देता है। इसमें देखेंगे उल्टी गिनती जो करना होता है 100, 99, 98, 97, 96, ये वाला भी बच्चा सीख जाता है इस स्टेज में आते आते, है ना। तो पहली बात तो तार्किक चिंतन शुरू कर देता है, तुलना करना, अंतर करना, समानता और असमानता बताना बच्चा शुरू कर देता है। दो वस्तु में तुलना करना सीख जाता है बच्चा। अंतर शेप देख के बता देगा कि भाई ये जो है इसमें 3 साइड है तो ट्रायंगुलर होगा, है ना, या गोल है तो सर्कल टाइप का होगा, तो दोनों को अंतर बता देगा, है ना, शेप में अंतर बता देगा। तो ये सारी बातें बच्चा सीख जाता है। दूसरा क्या है कि मूर्त चिंतन की अवस्था इसको कहा जाता है। इसकी लिमिटेशन क्या है इस अवस्था की कि चीज़ें जब तक जो भी बच्चों के सामने चीज़ें हैं उसी के बारे में वह तार्किक चिंतन कर पाएगा, जो चीज़ें उसके सामने नहीं है उसके बारे में वह तार्किक चिंतन नहीं कर पाएगा, है ना। इस अवस्था में बच्चा जो है तारीख, समय, महीना, वर्ष आदि बताने योग्य हो जाता है ना। भाषा एवं संप्रेषण की योग्यता का विकास अवस्था में हो जाता है ना। भाषा की विकास हो जाता है, संप्रेषण, है ना, अभिव्यक्त करने की क्षमता हो जाती है बच्चों में, एक्सप्रेस करने की क्षमता विकसित हो जाती है इस अवस्था में। तो हमने क्या क्या देखा, एक बार हम छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। उसमें कंक्रीट ऑपरेशन में क्या देखा कि बच्चा तार्किक चिंतन करना शुरू कर देता है, लॉजिकल थिंकिंग करना शुरू कर देता है, बच्चा क्लासिफिकेशन सीख जाता है, तुलना करना सीख जाता है ना, सेरिएशन सीख जाता है, समानता और असमानता बतलाना सीख जाता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना सीख जाता है। मूर्त चिंतन की अवस्था इसे कहा जाता है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज से कहा जाता है ना। इसके पीछे का कारण यह है कि इस अवस्था में बच्चे के सामने जो चीज़ें हैं उसके बारे में ही वह लॉजिकल थिंकिंग कर पाएगा, जो चीज़ें उसके सामने नहीं है वह उसके मामले में लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर पाएगा। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि इरिवर्सिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप हो जाता है इस अवस्था में। क्लियर है? चलिए आखिरी है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये जो है 12 वर्ष के बाद की अवस्था है। ये किस बात के लिए जाना जाता है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में जाना जाता है। जो चीज़ें डेवलप नहीं हुई थी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, है ना, अमूर्त चीज़ें के बारे में जो है बच्चा सोचना शुरू कर देता है, समझना शुरू कर देता है बच्चा जो है ना, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। और इस अवस्था में बच्चे अमूर्त सोच का प्रयोग करने की क्षमता विकसित हो जाती है। दे आर एबल टू कंसिडर डिफरेंट पर्सपेक्टिव, है ना, ओपिनियन एंड कंसेप्ट टू ड्रॉ कंक्लूजन। किसी भी एक मसले के हल पे पहुंचने के लिए वह अलग अलग पर्सपेक्टिव में सोचना शुरू कर देते हैं। अगर ये होता तो कैसा होता, अगर वो करते तो ऐसा होता, है ना। इस प्रकार से जो अवस्थाएं हैं, इस प्रकार की जो बात है वो शुरू हो जाती है बच्चों में, है ना। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का मतलब क्या है? फॉर्मल का अर्थ यहाँ पे क्या है? प्लानिंग से है ना, प्लानिंग से है। और ऑपरेशनल का मतलब लॉजिकल थिंकिंग से, है ना। अर्थात प्लानिंग के तहत जो है लॉजिकल थिंकिंग को इम्प्लीमेंट करता है इस अवस्था में बच्चा, है ना। निष्कर्ष पर, कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए वह अलग अलग पर्सपेक्टिव को देखना शुरू कर देता है ना। इस अवस्था में क्या है कि दिस मेक्स द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ थॉट इजी टू यूज, ड्राइंग कंक्लूजन एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम। मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, जाहिर है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाता है। दूसरा क्या है? डिडक्टिव लॉजिक, निगमनात्मक तर्क जो है वो शुरू कर देता है बच्चा, है ना। रूल टू स्पेसिफिक, है ना। आप लोगों ने इंडक्टिव और डिडक्टिव पढ़ा होगा, है ना। थोड़ा सा देख लेते हैं। इंडक्टिव क्या होता है ना, जब एग्जाम्पल के माध्यम से किसी रूल तक पहुंचते हैं, एग्जाम्पल से रूल तक पहुंचते हैं, है ना, तो उसको इंडक्टिव कहते हैं। और डिडक्टिव क्या होता है? डिडक्टिव क्या होता है? जब किसी रूल के माध्यम से एग्जाम्पल तक पहुंचते हैं। इंडक्टिव इसको इस तरीके से समझिए, एक परसेप्शन हम लोग क्रिएट कर लेते हैं ना
कि हमने 4-5 एग्जाम्पल देखा कि फलाने स्टेट का लड़का बहुत मेहनती होता है, 4-5 लड़का हमें अचानक से मिल गया, तो हम एक परसेप्शन बना लेते हैं, हम ये कह देते हैं उस एग्जाम्पल के माध्यम से कि फलाने स्टेट का लड़का जो है ना वो बहुत मेहनती होता है, पढ़ने में बहुत तेज होता है, फलाने स्टेट के विद्यार्थी का जो मैथ्स अच्छा होता है। एक जो है इंडक्टिव थिंकिंग उसको कहते हैं हम लोग, है ना, निगमनात्मक तर्क कहते हैं कि एग्जाम्पल हमने देखा, 5-6 एग्जाम्पल देखा, उसके माध्यम से एक रूल बना दिया कि फलाने स्टेट का लड़का अच्छा होता है। डिडक्टिव थिंकिंग में क्या होता है कि रूल हमने देखा कि ये रूल है, उसके माध्यम से हम जो है एग्जाम्पल तक पहुंचते हैं, स्पेसिफिक, इसको जनरल टू स्पेसिफिक भी कहते हैं, है ना। तो इस अवस्था में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जो बच्चा है वो डिडक्टिव लॉजिक करना शुरू कर देता है, कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कल्पनाशीलता का विकास हो जाता है ना। और एडोलेसेंट इगोसेंट्रिज्म जो मैंने आपको भी बताया था कि इसमें जो है बच्चा सोचने लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, है ना, लोग क्या सोचेंगे, है ना, ये बात बच्चा सोचना शुरू कर देता है ना। जैसे उदाहरण के तौर पे लीजिए कि एक छोटा बच्चा है ना, 2 साल का बच्चा है, उसको फटा पैंट भी पहना दो तो उससे नहीं फर्क पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे, है ना। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता जाएगा तो गलती से अगर वो उल्टा शर्ट भी पहन लिया, है ना, और ध्यान में नहीं रहा, किसी ने बाद में जाके कहा कि अरे तुमने तो उल्टी शर्ट पहन रखी है, तो वो कहता है कि अरे यार, बहुत पछताता है कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे मेरे बारे में, जरा सा भी ख्याल नहीं रहता है, जरा सा भी ध्यान नहीं रहता है ना। तो लोग क्या सोचेंगे, ये वाली अवस्था जो है वो एडोलेसेंट इगोसेंट्रिज्म होता है। बच्चे को लगता है कि वो सेंटर पॉइंट है ना, वही सेंटर में है, सब लोग उसी को देख रहे हैं, उसी के हिसाब से बाकी सारी चीज़ें तय हो रही है। इस प्रकार का भाव इस स्टेज में बच्चे के अंदर रहता है। अब हम पढ़ते हैं इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, है ना, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद हम लोग मुझे लगता है क्लास आज का काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है, लंबा क्लास हो गया है, 26 मिनट का हो गया। चलो ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी का जो बचेगा वो जो क्रिटिसिज्म है वो हम अगली क्लास में पढ़ लेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, है ना। तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, इसके माध्यम से इन्होंने माना है कि एक टीचर का काम क्या है, मार्गदर्शन करना। एक टीचर का काम है फैसिलिटेटर के तौर पे एक टीचर को उन्होंने माना है ना, कि बच्चों के ज्ञानात्मक विकास में टीचर का रोल ये है कि वो फैसिलिटेट करे चीज़ों को, फैसिलिटेट स्टूडेंट्स, है ना, स्टूडेंट को फैसिलिटेट करे। स्ट्राइक बैलेंस इन योर टीचिंग इक्विलिब्रियम, है ना, टीचिंग इक्विलिब्रियम को गेन करने में इन्होंने जो है अपने संज्ञानात्मक विकास के माध्यम से हेल्प किया है कि बच्चा जो है बच्चों के स्कीमा में किस प्रकार से नया इन्फॉर्मेशन ऐड किया जाए, या बच्चों का स्कीमा क्या है उसके माध्यम से जो है बच्चों को और फैसिलिटेट किया जाए, बताया जाए, मार्गदर्शन किया जाए, ताकि जो है वो चीज़ों को समझ पाए, है ना। प्रोवाइडिंग ऑथेंटिक रियल वर्ल्ड एंड कॉन्टेक्चुअल टास्क, ऑब्वियसली क्योंकि एज के हिसाब से इन्होंने दिया है ना, कि एज के हिसाब से एज ग्रुप में बांट दिया है कि इस एज ग्रुप में इस प्रकार से संज्ञानात्मक विकास होता है, जब दूसरे स्टेज में जाता है तो इस तरीके से होता है ना। तो इन्होंने एक ऑथेंटिक जो है रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्चुअल टास्क जो है प्रोवाइड किया है। इनकरेजिंग सेल्फ एनालिसिस एंड सेल्फ असेसमेंट ऑफ द लर्निंग प्रोग्रेस, है ना, ये इनकरेज करते हैं सेल्फ एनालिसिस को, सेल्फ असेसमेंट को, है ना, कि लर्निंग प्रोग्रेस किस प्रकार से चल रहा है। नेक्स्ट है नॉलेज इज एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड बाय द स्टूडेंट नॉट पैसिवली रिसीव्ड फ्रॉम द इन्वायरमेंट, है ना। इन्होंने माना है कि एक्टिवली स्टूडेंट जो है एक्टिवली गेन करता है नॉलेज, है ना कि पैसिव तरीके से करता है, इन्वायरमेंट से करता है। यहाँ पे इनका क्रिटिसिज्म भी आपको नज़र आएगा, वाइगोस्की यहाँ पे क्रिटिसाइज करते हुए नज़र आते हैं इनको, है ना। खैर वो क्रिटिसिज्म में हम लोग पढ़ेंगे। इनका क्या मानना था कि भाई बच्चा जो है वो गेन करता है नॉलेज, एक्टिवली गेन करता है नॉलेज, जरूरी नहीं है, सोसाइटी का बहुत कम योगदान इन्होंने माना है। नेक्स्ट क्या है, लैंग्वेज इज द प्राइमरी सिम्बॉलिक एक्सप्रेशन ऑफ आवर थॉट, और while providing learning experience maturation level of the children have to be recognized, है ना। जो मैचुरेशन लेवल है अर्थात किस अवस्था में बच्चा है, कौन से एज ग्रुप में है, कौन से स्टेज पे बच्चा है, ये रिकॉग्नाइज होना चाहिए, है ना। पता चले कि क्लास 6 में पढ़ता बच्चा है और उसको हम क्लास 8 का मैथ्स पढ़ा रहे हो, है ना, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो हम क्रिएट नहीं कर पाएंगे, फैसिलिटेट उसको उस प्रकार से नहीं कर पाएंगे, है ना।
तो इसलिए कहा जाता है, इन्होंने क्या इम्फेसाइज किया इस बात पे कि जब भी हम लर्निंग जो प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, तो हम सबसे पहले देखें कि उसकी अवस्था क्या है, वो किस एज में है ना। तो इसको जो है वो बताते हैं। क्रिटिसिज्म क्या है? क्रिटिसिज्म ऑफ पियाजे थ्योरी ये है कि कल्चरल एंड सोशल इन्फ्लुएंस इग्नोर्ड, पूरी तरीके से कल्चरल और सोशल इन्फ्लुएंस को इन्होंने इग्नोर कर दिया है। इन्होंने जो सबसे ज़्यादा माना है वो एज को माना है कि एज की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है किसी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। कल्चर और सोसाइटी को बिल्कुल इग्नोर कर दिया इन्होंने। यहाँ पे देखो ऐसा क्यों है, ये समझो बात को कि कल्चर और सोशल इन्फ्लुएंस, आप समझिए कि कोई भी बच्चा को अगर बहुत अच्छा माहौल मिला है ना, तो वह जल्दी गेन कर पाएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसका ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। बहुत अच्छा पर्यावरण है, बहुत अच्छा उसका इन्वायरमेंट है, अच्छी सोसाइटी है, अच्छे लोग हैं, तो उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा वो बेहतर तरीके से होगा। किसके कंपैरिजन में? एक ऐसा व्यक्ति जो अच्छे परिवेश में नहीं रह रहा हो, जिसको अच्छा एजुकेशन नहीं मिल रहा हो, उसके तुलना में जिस व्यक्ति को अच्छे तरीके से अच्छे कल्चर में, अच्छे सोसाइटी में जो है सब कुछ मिल रहा हो, उसके ज़्यादा होगा, जाहिर है ना। दूसरा है इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग। इन्होंने ट्रेनिंग को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। इनका मानना है कि भाई एज के माध्यम से बच्चा गेन कर लेगा, ट्रेनिंग का कोई ज़्यादा बहुत योगदान माना नहीं है। जबकि हकीकत क्या है कि एक 6 साल के बच्चे को भी देखेंगे बहुत अच्छी सिंगिंग कर लेता है वो, ट्रेनिंग की बदौलत। 6 साल का बच्चा भी अच्छा डांस कर लेता है। 6 साल के बच्चा भी बहुत सारा मैथ्स का बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है, क्योंकि उसको इस प्रकार की ट्रेनिंग दी गई है। जबकि जीन पियाजे जो है ट्रेनिंग, इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग को इग्नोर करते हुए नजर आते हैं। अंडरस्टिमेट चाइल्ड्स एबिलिटी, चाइल्ड की एबिलिटी को इन्होंने अंडरस्टिमेट किया है ना, इसको इस संदर्भ में समझिए। और ओवर एस्टिमेट एडल्ट एबिलिटी, इस तरीके से समझिए कि एक बच्चा है ना, जिसको बहुत अच्छा, जिसका परिवेश है ना, परिवेश बहुत अच्छा है, इसकी उम्र जो है वो 10 साल है, और एक ऐसा व्यक्ति है ना, एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी उम्र जो है 20 साल है ना, 20 साल है, लेकिन इसको माहौल अच्छा नहीं मिला है, बिल्कुल अच्छा नहीं माहौल मिला है ना। जिस सोसाइटी में रह रहा है उस सोसाइटी का कल्चर बहुत ही खराब है ना। तो संज्ञानात्मक विकास जो है वो यहाँ पे एज पर निर्भर नहीं करके परिवेश पर निर्भर करेगा, है ना। जाहिर है कि इस 10 साल के बच्चे का भी संज्ञानात्मक विकास जो है इस 20 साल के इंसान से बेहतर होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस चीज़ को इन्होंने ये किया है। नेक्स्ट है स्टेजेस क्लासिफिकेशन, जो है जो वर्गीकरण किया है, अवस्थाओं का जो वर्गीकरण किया है, उसमें हम क्या देखते हैं कि कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो जैसे 0 से 2 साल इन्होंने सेंसरी मोटर में बोला है कि वस्तु स्थायित्व का भाव पैदा हो जाता है। कई सारे ऐसे बच्चे हैं कि बस स्लो लर्नर होते हैं कई सारे बच्चे, तो वो क्या होता है कि बहुत लेट से वस्तु स्थायित्व का भाव उसमें पैदा होता है, चीज़ों को समझ पाता है वो, है ना। लॉजिकल थिंकिंग भी हम क्या देखते हैं कि अगर उसको अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिली है, अगर अच्छे माहौल में नहीं है, अच्छे परिवेश में नहीं है, तो काफ़ी देर से जो है चीज़ों को सीखना शुरू करता है। या अगर किसी को बहुत अच्छा माहौल मिल रहा है, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है, तो बहुत पहले ही वह जो है लॉजिकल थिंकिंग उसका शुरू हो जाता है ना। चलिए, अब है पियाजे वर्सेस वाइगोस्की। क्या है पियाजे वर्सेस वाइगोस्की में, है ना। सोशियो कल्चरल में पियाजे बहुत ही लिटिल एम्फेसाइज करते हैं, वाइगोस्की बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एम्फेसाइज करते हैं, क्योंकि हम लोग वाइगोस्की को पहले ही पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में, तो आप इसलिए यहाँ से देख सकते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी जो है उन्होंने कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म माना है ना पियाजे ने, और वाइगोस्की ने सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म माना है। अर्थात पियाजे का मानना है कि जो रचनावाद है वो संज्ञानात्मक विकास के माध्यम से होता है, जबकि इन्होंने माना है कि सोसाइटी के माध्यम से जो है रचनावाद, निर्माणवाद को अंजाम देते हैं बच्चे, है ना। स्टेजेज में है कॉग्निटिव डेवलपमेंट फॉलोज यूनिवर्सल स्टेजेज, और इनका क्या मानना है, डिपेंड ऑन द सोशल कॉन्टेक्स्ट, है ना। लर्निंग एंड डेवलपमेंट में क्या है कि द चाइल्ड्स, है ना, इन्होंने लिटिल साइंटिस्ट माना है बच्चों को, और वाइगोस्की ने, और पियाजे ने जो है लिटिल साइंटिस्ट माना है बच्चों को, और वाइगोस्की ने जो लर्निंग थ्रू सोशल इंटरेक्शन चाइल्ड्स नॉलेज बाय वर्किंग विद अदर, मतलब दूसरों के साथ बच्चा जो है
काम करके बहुत अच्छे से सीखता है ना। और जबकि पियाजे का क्या मानना है कि अपने एक्सपीरियंस से, अपने खुद से जो एक्सप्लोर करता है फिजिकल वर्ल्ड में, उसके माध्यम से सीखता है। जबकि वैगोस्की का मानना है कि बच्चे जो है अंतःक्रिया करके सीखते हैं, है ना, इंटरेक्ट करके सीखते हैं। लैंग्वेज का रोल क्या बताया है पियाजे ने? थॉट ड्राइव्स लैंग्वेज डेवलपमेंट, है ना। पहले थॉट आता है, उसके बाद लैंग्वेज आता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। जबकि वाइगोस्की क्या कहते हैं? लैंग्वेज ड्राइव कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जबकि लैंग्वेज के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास होता है। लैंग्वेज जो है संज्ञानात्मक विकास में एक अहम भूमिका निभाती है, ऐसा वाइगोस्की का मानना है। रोल ऑफ टीचर में क्या इन्होंने पियाजे ने माना है? प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर अ स्टूडेंट टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड फॉर देमसेल्फ, एक फैसिलिटेटर के तौर पर मानना है इसमें, है ना। जबकि वाइगोस्की जो है वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट स्कैफोल्डिंग, मतलब कि एक स्कैफोल्डिंग के तौर पे, एक असिस्टेंट के तौर पे जो है टीचर को माना है कि जो टीचर है वो असिस्ट करता है, जो मोर नॉलेजेबल टीचर है या जो मोर नॉलेजेबल है वो लेस नॉलेजेबल को असिस्ट करता है और उसके संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि करने में मदद करता है उसका। 2-4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला है अपना, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द सेंसरी मोटर स्टेजेस एसोसिएटेड विद, है ना। सेंसरी मोटर कौन सा है? एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम इन लॉजिकल फैशन, जाहिर है सेंसरी मोटर में कहाँ से लॉजिकल थिंकिंग लाएगा, है ना। कंसर्न अबाउट द सोशल इशू, बिल्कुल भी नहीं। एबिलिटी टू इंटरप्रेट एंड एनालाइज ऑप्शन, बिल्कुल भी नहीं। इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन, ये बिल्कुल सही है इसका। अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर्स इन, किस तरह डिफर करता है? हमने आपको बताया था कि क्वालिटी में डिफर करता है, नॉट इन क्वांटिटी, है ना। क्वांटिटी सेम रहता है, इसका मतलब सी जो है विकल्प सही होगा। काइंड में डिफर करता है देन इन साइज, अमाउंट, है ना। तो ये बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे स्कीमा बिल्डिंग अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ मॉडिफाइंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू फिट एग्जिस्टिंग स्कीमा एंड मॉडिफाइंग ओल्ड स्कीमा एज पर न्यू इन्फॉर्मेशन, दिस ट्रू प्रोसेस आज कॉल्ड, मतलब जाहिर है स्कीमा, और ये पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था, है ना, एसिमिलेशन देखा, है ना। एसिमिलेशन में क्या होता है कि जब, है ना, जब हम क्या करते हैं कि स्कीमा में इंफॉर्मेशन को ऐड कर देते हैं, है ना, तो उसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। और एकोमोडेशन क्या होता है? जब हम रिक्रिएट करते हैं, है ना, ये जब मॉडिफाई कर देते हैं अपने स्कीमा को, तो उसको हम एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, इसका बिल्कुल सही जवाब है ना। आज के लिए इतना ही था। बस ये है, आखिरी में आप सबसे निवेदन है कि कोई दिक्कत हो तो आप मुझे इस मेल पे मेल कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सअप लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आपको पूरा नोट्स मिलेगा जो भी मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। सप्ताह में 3 दिन गूगल मीट पे क्लास लिया जाता है, तो वहाँ पे आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ज्वाइन करके क्लास ले सकते हैं, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ये है, और आज के लिए इतना ही। बाकी अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि टीचिंग से संबंधित जो भी जानकारी है उसको समय समय पे आप लोगों को मिलता रहे। थैंक यू सो मच।